हम कहां तक थे, क्या पढ़ लिया था? देखिए, हम पढ़ रहे थे आपके, सबसे पहले हमने पाषाण काल के स्थल पढ़े थे, फिर ताम्र पाषाण काल के स्थल पढ़े थे, फिर इसी क्रम के अंदर हम पढ़ रहे हैं आपके कांस्य युगीन स्थल, जिसके अंदर कांस्य युगीन स्थल में आपके सामने स्थल है जैसे कालीबंगा है, रंग महल है, कर्णपुरा है, बरूर क्षेत्र है, या फिर कौन सा है, बिंजोर स्थल। इसके अंदर सबसे पहले जिस स्थल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो है आपके सामने कौन सी, कालीबंगा। अभी तक हमने कालीबंगा के बारे में क्या क्या पढ़ा है, तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है कि कालीबंगा स्थल आपके किस जिले में है, ये तो आप सबको याद ही होगा भाई, हनुमानगढ़ के अंदर है, गग्गर नदी के किनारे है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, काली चूड़ियां है। इसकी खोज अमलानंद घोष द्वारा की गई। सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी, एलपी टेशीटोरी ने। और उत्खनन का कार्य किसने किया था, तो बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे। और उत्खनन का कार्य कुल कितने स्तरों में हुआ था, 5 स्तरों में। ठीक है, इसके बाद में फिर हमने पढ़ा कि कालीबंगा जो है इसके क्या क्या उपनाम है, यानी कि कालीबंगा को क्या क्या संज्ञा दी गई है। तो हमारे सामने एक तो आया था कि इसे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया। किसने कहा था, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। क्यों कहा था, तो हमने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो भारत में खोजे गए हैं उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, राखी गड्डी। कहां पर है ये, दूसरा कौन सा है, धोलावीरा। कहां पर है ये, और आपको पता ही है कि ये भारत का 40वां ऐसा स्थल है जिसको किसमें शामिल किया गया है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के अंदर। तो अभी हाल ही में किसे शामिल किया गया है विश्व धरोहर में, कुछ आइडिया है? ऐसे मतलब गलती से कहीं देख लिया हो, अभी हाल ही में भी तो कुछ स्थानों को शामिल किया गया है। चलो, अपने राजस्थान का सबसे नवीनतम वह स्थल जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया, वो कौन सा है? चलो, ऑप्शन की पूरी लिस्ट है मेरे पास, ए से लेकर जेड तक ऑप्शन है जो आप बोलेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, चलो आज शुरुआत इसी क्वेश्चन से करते हैं। राजस्थान के कुल कितने स्थल यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल हैं? ऑप्शन नंबर 1 3, 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर 6 9। वाह, इसका मतलब ऑप्शन लिखते ही आपका आंसर आया है, इसका मतलब आप जितना इजी सोच रहे हैं उतना इजी क्वेश्चन है नहीं है। और सुबह सुबह मैं इतनी क्यों मेहनत करूंगा जब आप लिखते ही आंसर दे देंगे, इसका मतलब तो यही है मैं इतनी क्यों मेहनत करूंगा जब आप लिखते ही आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है। चलो कोई नहीं, मैं एक सब चेंज कर देता हूं। अब इसका आंसर क्या है, अब मजा आया मुझे, आपको? इसका आंसर क्या है, स्थल कौन कौन से हैं और स्थान कौन कौन से? देखो, जब आप किले की बात करते हैं ना, तो वो स्थान है, चित्तौड़गढ़ किला स्थान है, कुंभलगढ़ है, ये सब क्या है, स्थान में आ जाते हैं। जबकि आप यूनेस्को की साइट पर जाकर सर्च करेंगे ना, तो वहां पर केवल एक शब्द लिखा हुआ है, किलों को शामिल किया गया, वो स्थल है एक। स्थान तो फिर 6 हो गए किले, तो एक किला है, और कौन सा है? फिर ऐसे कैसे बताए 9 है 6 है? देखो, 1985 के अंदर जिसे शामिल किया गया है वो है आपके कौन सा, केवला देव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर वाला। ठीक है, इसके बाद में 2010 में शामिल किया गया था एक वेधशाला को, और वो वेधशाला है जयपुर की, जिसे आप बोलते हैं जंतर मंतर। ठीक है, फिर इसके बाद में आपके एक तो केवला देव और एक वेधशाला,
एक और आप कहीं नाम सुनते हैं, सोर वेधशाला। कहां है ये सोर वेधशाला? वेधशाला आए तो केवल जयपुर है, और सौर वेधशाला आए तो कहां पर है? शाबाश, उदयपुर, फतेह सागर झील, वो सौर वेधशाला। इसके बाद में फिर देखो 2013 के अंदर किसको शामिल किया गया है? राजस्थान के किले या दुर्ग है। और 2019 के अंदर जिसे शामिल किया गया वो एक परकोटा है जयपुर का। यानी कि स्थल पूछे जाएं तो कितने हैं, और वैसे पूछे जाए तो केवलादेव, वेधशाला, कितने अच्छे किले और एक परकोटा। स्थान पूछे जाए तो कितने हैं टोटल? 9। वो पूछने का तरीका है। ये सेम क्वेश्चन जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये आप राजस्थान पुलिस 2018 के पेपर में देखना, सेम क्वेश्चन है ये उस पेपर में। हाँ, उस क्वेश्चन को डिलीट जरूर किया गया था। वो डिलीट इसीलिए किया गया था क्योंकि जब एग्जाम हुआ उससे जस्ट कुछ दिन पहले किसको शामिल किया गया था? परकोटे को। तो वहां पर ऑप्शन में 8 भी था और 9 भी था। आप पेपर देखेंगे ना तो ये क्वेश्चन आपको वहां मिलेगा। अब वही है कि क्वेश्चन देखना है किस तरीके से क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर राखी गड्डी हरियाणा में धोलावीरा और कालीबंगा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में खोजा गया तीसरा सबसे बड़ा स्थल है। कल हमने चर्चा यह भी की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? भाई सिंधु घाटी सभ्यता तो 3 देशों में है ना, भारत के अंदर भी है, पाकिस्तान के अंदर है और अफगानिस्तान के अंदर है। ये तो चर्चा केवल भारत के अंदर खोजे गए स्थलों में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है गेंडीवाल, जो कि आपके वर्तमान पाकिस्तान में है। तो एक तो इसे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा। एक इसे हड़प्पा सभ्यता की दीनहीन बस्ती यानी कि क्या कहा गया है? निर्धन बस्ती। इसके अलावा ये कांस्य युगीन सभ्यता है क्योंकि ये कांस्य धातु से संबंधित है। और एक हमने देखा कि यहां पर हमें सौंदर्य यानी कि बहुत कुछ मिले थे, कंघा, दर्पण, पाउडर, लिपस्टिक, सब कुछ। इसके बाद में फिर हमने पढ़ा है आपके सामने कि कालीबंगा से जो प्राप्त जानकारी है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये जो कालीबंगा स्थान है ये एक दुर्गीकृत भी है और अदुर्गीकृत भी। ये आइडिया हमें कैसे लगा? हमें इसी प्रकार लगा क्योंकि कालीबंगा जो स्थल है ना वो चारों ओर से एक सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ है, और सुरक्षा दीवार केवल किलों के चारों ओर होती है, जैसे परकोटा होता है ना। और यहां जो कालीबंगा स्थल है यहां से तो हमें मिला है दोहरा परकोटा। तो ये तीनों ही शब्द इंपॉर्टेंट है, दोहरा परकोटा, सुरक्षा दीवार और किले बंदी के साक्ष्य कहां से है? कालीबंगा से। इसलिए आप जो पढ़ते हैं ना कि राजस्थान में प्रमुख किले या दुर्ग, तो सर्वप्रथम दुर्ग के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से। और वैसे भी राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है भी कौन सा? राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है भी कौन सा? हाँ, दुर्गों के साक्ष्य मिलते कहां से हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा कहां है? हनुमानगढ़ में। और राजस्थान का सबसे प्राचीन किला भी भटनेर है, और भटनेर कहां पर है? आपके हनुमानगढ़ में। इसके अलावा हमने चर्चा की कि कालीबंगा से हमें सबसे ज्यादा जो जानकारी है वो ईंटों से संबंधित है, लेकिन यहां पर मकान जो बने हुए थे वो कच्ची ईंटों से थे। इन ईंटों को सूर्य की रोशनी में पकाते थे, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? सूर्य तापी ईंटें। और ये रही आपके सामने ईंट, और ये इसका क्या था? आकार। इसके अलावा हमने देखी कि मकान तो कच्ची ईंटों से, लेकिन जो नालियां थी वो पक्की ईंटों से। वो पक्की ईंटें इसीलिए हो गई क्योंकि नाली में हमेशा पानी बहता रहता है, ईंटें उससे क्या है? पक जाती है ज्यादा। लेकिन इसके अलावा हमें यहां पर एक स्पेशल नाली मिली जो किससे निर्मित थी? लकड़ी से। और जो मकान थे उसके अंदर दरारें आ रखी थी, और किसी भी मकान में दरारें तभी आती है जब वहां पर क्या है? भूकंप। तो देखो भूकंप, आपके लकड़ी की नाली विश्व में यदि कहीं पर मिली है तो केवल कहां से मिलती है? कालीबंगा से। और इसके अलावा मकान की जो छत है वो लकड़ी की शहतिर से, यानी कि आज ये जो पट्टियां या फिर आरसीसी करते हैं ना, इसके बजाय पहले पाट रखते थे लकड़ी के बड़े बड़े, और फिर गोबर से लेप देते थे। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में तो है ही। इसके अलावा और हमने पढ़ा कि यहां से हमें जो सड़कें मिली है वो समकोण पर काटती है, यानी कि जाल पद्धति जैसी, जैसे कि हमने देखा था। और इस प्रकार की जो सड़कों की व्यवस्था है ये केवल कहां होती है? नगरीय क्षेत्रों में, गांव में ऐसी व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे यूनिक है, दोहरे जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। एग्जामिनर तो डायरेक्ट यही पूछता है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले थे? कालीबंगा से। लेकिन दोहरे जूते हुए खेत का मतलब है कि
एक ही खेत में एक साथ दो फसल बोने की कला, वो क्या कहलाती है? दोहरे जुते हुए खेत की कला। और इसे आप यहां पर जैसे गेहूं के साथ क्या, जौ को बो दिया। उसके अलावा यहां पर हमें हवन कुंड मिले, और वो भी कितने मिले थे? 7। उन हवन कुंड के अंदर हमें कुछ अस्थियां मिली। इसका मतलब यह है कि जब यहां के लोग हवन कुंड या अग्नि वेदिकाएं जो है, जब हवन कुंड किया करते थे तो किसी ना किसी पशु की बलि दिया करते थे। यह सामान्य जानकारी यहां से है। उसके अलावा हमें बालक का एक कपाल खंड मिला है जिसमें कितने छिद्र किए हुए हैं? 6। यानी कि यहां से हमें जानकारी मिलती है कौन सी पद्धति की? शल्य चिकित्सा। इसको क्या बोलते हैं? जैसे यहां पर एक लिपि मिली है जिसका नाम क्या है? भाव चित्रात्मक। इसको क्या बोलते हैं? वस्त्रोफेदम। यहां पर शल्य चिकित्सा नाम ना देकर क्या दे देगा? वो नाम देगा ट्रेफिनेशन। इस प्रकार से आपको ज्यादा नोट लेना, आपको कपाल खंड याद रखना है, कितना? 6 छिद्र। ठीक है। इसके अलावा फिर यहां तक लिखा था क्या? यहां तक लिख ला, अंतिम लाइन यही थी क्या? ठीक है। इसके आगे देखो जस्ट और क्या क्या जानकारी है, कुछ और विशेष बातें हैं कालीबंगा से, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। फिर हम एक नए स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे देखो। इसके अलावा कालीबंगा से हमें विशेष तौर पर यदि हम देखते हैं तो देखिए, जैसे मैं आपसे पूछूं चावल, आपको एग्जामिनर पूछता है कि चावल के प्राचीन साक्ष्य कहां से मिले? चलो, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले? ऐसा थोड़ी होता है। ये जो चावल है ना, सुबह सुबह क्वेश्चन पूछता हूं मैं। एक तो क्वेश्चन है देखो कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। एक क्वेश्चन है चावल के प्राचीन साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, और एक है जले हुए चावल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त, और प्राचीन साक्ष्य। देखो, इन दोनों शब्दों को समझो। जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास को 3 भागों में पढ़ते हैं। पढ़ते हैं क्या? एक तो आप पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, पढ़ते हैं ना। एक आप पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, और एक आप पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल। इसमें से जो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले, ये क्वेश्चन आपको जिस काल से पूछा जा रहा है वो कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक काल। क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ ही प्राचीनतम होता है, जो सबसे पुराना हो वो है प्राचीनतम। और आपको ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चावल के प्राचीन साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, ये क्वेश्चन आपको जहां से पूछा जा रहा है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। क्योंकि आद्य का अर्थ ही होता है प्राचीन। ठीक है। तो कभी ऐसा आ जाए कि प्राचीनतम और प्राचीन में सबसे पुराना कौन सा है, तो प्राचीनतम। तो चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जहां से प्राप्त हुए हैं वो स्थान है कोलड़ी हवा, और कोलड़ी हवा स्थान है यूपी में। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, आप कहीं आवे सुबह सुबह पांती जले हुए चावल, और हमारे राजस्थान में जले हुए चावल कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। जले हुए चावल कैसे दिखते हैं? काले। तो ये कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूं। तो पहली लाइन लिखो, जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे लिखो, जले हुए चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं। ये आपके चावल में यहां रख देता हूं, ये लो। तो यहां पर लिखो, जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे, जले हुए चावल के साक्ष्य जहां से मिले हैं वो है आपके कालीबंगा। जले हुए चावल के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य, कालीबंगा। ठीक है। अब देखो दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, ये तो हो ही गई।
अगली बात है कि कालीबंगा से हमें प्रत्येक तीसरे घर में कुएं के साक्ष्य, इसका मतलब क्या? जैसे प्रत्येक तीसरे घर में, जैसे इस घर में कुआं है, इसके बाद में फिर डायरेक्ट आपको कौन से तीसरे घर में कुआं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इन घरों में जो लोग रह रहे हैं ना, वो हम दो और हमारा एक है। यदि किसी तीन घरों के बीच में एक कुआं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उन घरों के अंदर रहने वाली जो फैमिली है वो बहुत शॉर्ट है, हम दो और हमारा एक ही है। हाँ, यानी कि एकल परिवार है। इसीलिए आप आगे लिखेंगे कि कालीबंगा की विशेषता में कि जैसे आहाड़ स्थल जो है वहां से हमें दो मुंह वाले चूल्हे मिले थे, मतलब संयुक्त परिवार की परंपरा थी। यहां पर प्रत्येक तीसरे घर में कुएं के साक्ष्य मिल रहे हैं, मतलब एकल परिवार की है। ठीक है, वरना आपको पता ही है, एक घर में एक कुआं सुबह से शाम तक खाली। आंटी नहीं बोलती रहती है, रूम लेके रहते हैं क्या आप? तो आंटी आवाज देती रहती, बेटा खाली हो जाएगी, बंद कर दे। तो वहां पर क्या है, यहां पर तो अलग है, प्रत्येक शहर के अंदर तो पर बिल्डिंग में एक हिसाब से लगा रखा है। तो प्रत्येक तीसरे घर में कुएं के साक्ष्य हैं। आगे मैं विशेषता लिखूंगा जहां पर लिखेंगे एकल परिवार। और यहां पर एक बात विशेष और, प्रत्येक घर में एक चूल्हे के साक्ष्य। इसका मतलब यह भी कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि एकल परिवार ही रहा है, तभी एक चूल्हे से काम हो गया। वरना ग्रामीण क्षेत्रों में चार पांच भाई। जनसंख्या को हमेशा नियंत्रण करने के लिए सरकार कोई ना कोई एक्शन जरूर लेती है। अब जैसे आपसे मैं पूछ लूं, यहां से क्वेश्चन आता है कि प्रथम जनसंख्या नीति कब आई? हाँ, प्रथम जनसंख्या नीति कब आई, तो बता सकते हैं? तो यहां पर प्रत्येक घर में क्या मिला है? एक चूल्हा, यानी कि आगे हम लिखेंगे कि यहां पर एकल परिवार की क्या रही है? परंपरा रही है। अगली बात लिखिए इसके अंदर, यहां से हमें ऊंट की अस्थियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। ऊंट की अस्थियों के अवशेष। और ऊंट है ना, यह आपके एग्जाम में 100% आएगा, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। वो इसीलिए आएगा क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, यूएनओ, ये यूएनओ हर वर्ष किसी ना किसी को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित करता है। और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024 है,
वो ऊंट अंतरराष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है। और ऊंट का हमारे राजस्थान से तो बहुत गहरा संबंध है। हमारे राजस्थान का विरासत पशु है ऊंट, जो हमें विरासत में मिला है। और ये ऊंट वैसे भी आपको पता है 2014 के अंदर क्या घोषित हो रखा है, हमारे राजस्थान का राज्य पशु, वो भी पशुधन श्रेणी के आधार पर। क्योंकि वन्य जीव श्रेणी के आधार पर तो कौन सा है, चिंकारा। पशुधन के आधार पर कौन सा है, ऊंट। और ऊंट लाने वाले कौन थे, पाबूजी। तो ऊंट बीमार होने पर किसकी पूजा होती है, पाबूजी की। तो ऊंटों के देवता कौन हो गए, ऊंटों की देवी कौन है फिर, अंता देवी, बीकानेर के अंदर। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी आता है ऊंट से संबंधित। ऊंटों का देश किसे कहते हैं, बता दिया गया कभी। तो ऊंटों का देश कौन सा है, बीकानेर। तो ऊंट आगे हम लिखेंगे तो बहुत चर्चा। तो याद रखना है, ऊंट की अस्थियों के अवशेष कहां से मिलते हैं हमें, कालीबंगा से। नेक्स्ट अगली लाइन से लिखिएगा। यहां से हमें बेलनाकार मोहरें मिली है। क्या मिली है, बेलनाकार मोहरें। अब देखिए, जब हम सभी स्थलों के बारे में चर्चा करते हैं और एग्जामिनर यदि हमें सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है ना, जब भी, तो या तो फिर वो क्वेश्चन आपको पूछेगा वहां से, सिक्कों से संबंधित या मोहरों से संबंधित जब भी क्वेश्चन पूछेगा, तो या तो आपको पूछेगा रियासतों से। जैसे आपको पूछ लेगा कि तमंचा शाही सिक्का कहां का है, धौलपुर का है। ये कहां का है, धौलपुर का। जैसे आपको पूछ लेगा झाड़ शाही सिक्का कहां का है। जैसे आपको पूछ लेगा स्वरूप शाही सिक्का कहां का है। जैसे आपको पूछ लेगा विजय शाही सिक्का कहां का है। कहां का है ये, झाड़ शाही कहां का है, जयपुर का। स्वरूप शाही कहां का है, मेवाड़ का। विजय शाही कहां का है, मारवाड़ का। हाँ, ये एक थोड़ा यूनिक सा है। 31 दा कौन सी टकसाल से निकाला जाता था, कौन सी टकसाल थी वो। टकसाल का मतलब क्या होता है, जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं ना। 31 दा सिक्का निकाला जाता था कुचामन किले से। कुचामन किले के अंदर मारवाड़ की टकसाल है वहां। और कुचामन किला आज किस जिले में है, डीडवाना, कुचामन के अंदर। वैसे कुचामन स्वयं एक जिला बनेगा, ये घोषणा हुई है, बना नहीं है फिलहाल। ठीक है। तो एक ये 31 था। जैसे एक आपको पूछ लेगा अक्के शाही सिक्का कहां से मिला है, बस ये बता दो, फिर नहीं पूछूंगा। लेकिन एक तो और पूछ लूंगा मैं, विक्टोरिया एम्पायर नामक सिक्के हमारे राजस्थान में कौन सी रियासत से संबंधित है, जिसमें एक तरफ इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का हंसता हुआ चेहरा है। कहां से है ये, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। तो अक्के शाही तो कहां से है, ये तो जैसलमेर से है। ठीक है। और विक्टोरिया एम्पायर नामक जो सिक्के हैं, ये बीकानेर रियासत के हैं। एक तरफ विक्टोरिया का हंसता हुआ चेहरा और दूसरी तरफ बीकानेर के राजा का चेहरा। या तो ये यहां से क्वेश्चन आएगा सिक्कों से, या फिर जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा इस प्रकार के स्थलों से। जैसे बेलनाकार मोहरे कहां से मिली, जैसे हमने पढ़ा था कि आहाड़ स्थल से हमें कितने यूनानी मुद्राएं मिली है, 6 यूनानी मुद्राएं मिली है, वो क्वेश्चन आएगा। या फिर सबसे शानदार क्वेश्चन जो आगे अभी हम पढ़ने वाले हैं, वो है बेराट से। बेराट से टोटल 36 मुद्राएं मिली है, जिसमें 8 आहत सिक्के हैं, 28 जो है वो इंडो ग्रीक सिक्के हैं। उस 28 में से 16 क्या है, राजा मिनांडर के सिक्के। तो सिक्कों से क्वेश्चन या तो स्थलों से बनेगा या फिर रियासतों से। तो याद रखना है बेलनाकार मोहरें। और ऐसी मोहरें मेसोपोटामिया की सभ्यता से है। ऐसे सिक्के हमें कहां से मिलते हैं, मोहरें मेसोपोटामिया। बस ये लिख लीजिए। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, हाँ ये आपको टीम बताएगी, इसका मुझे आइडिया नहीं। चलो ये लिख लिया। तो
कालीबंगा से हमें जितने प्रकार के भी अवशेष या जितनी प्रकार की भी जानकारी मिलती है वो आपके सामने है ये। अब देखो, ये लिख लिया ना सभी ने। अब देखो यहां से एक विशेष बात, यहां से हमें एक मूर्ति मिली है। क्या मिली है? मूर्ति। और वो मूर्ति फीमेल थी, इसीलिए उसको नाम दे दिया कुमारी देवी। और यदि मेल होता तो कुमार। फीमेल है इसीलिए क्या नाम दिया? कुमारी देवी की क्या मिली है? मूर्ति। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा हो रहा है कि ये जो स्थल रहा है कालीबंगा, इस समय सर्वाधिक जो समाज रहा है वो स्त्री प्रधान रहा है। तभी किसकी पूजा होती है? देवियों की। इसीलिए हम आगे लिखेंगे कि कालीबंगा सभ्यता की एक विशेषता यह है कि ये एक मातृ सत्तात्मक सभ्यता है। जैसे आहड़ क्या है? पितृ सत्तात्मक सभ्यता। तो लिखो कुमारी देवी की मूर्ति। लेकिन यहां पर एक नोट विशेष बात यह भी है कि यहां पर मर्ण मूर्तियों का अभाव रहा है। ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार है। कैसे? जैसे देखो, गणेश्वर सभ्यता के अंदर आप क्या लिखते हैं कि गणेश्वर सभ्यता के अंदर जो मकान, वे जो बांध बने हुए हैं, ये सब क्या? पत्थरों से बने हुए हैं। तो एग्जामिनर ने अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से वह स्थल जहां से ईंटों की जानकारी नहीं मिलती है, तो अपने आप में वो गणेश्वर हो गया, लेकिन लिखाना पड़ता है। उसी प्रकार जैसे यहां पर लिखाया कि कुमारी देवी की मूर्ति मिली है, आप पढ़ के चले गए। एग्जामिनर ने पूछ लिया कि निम्न में से वह स्थल जहां पर मर्ण मूर्तियों का अभाव रहा है, तो उस समय आपके जहन में आएगा कि कालीबंगा से तो मूर्ति मिली थी, लेकिन वो एक ही मिली थी। मर्ण मूर्तियों का मतलब क्या होता है? हमारे राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थल है जो मर्ण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? आज कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ये यहीं से पूछा गया क्वेश्चन है। इसको यदि आप जिस रूप में पढ़ते हैं ना, वो मैं लिख दूंगा तो 1 मिनट में आप आंसर बता देंगे। मिनट लगेगा नहीं, सेकंडों में बताएंगे। यस, इसको यदि मैं ऐसे लिखूं तो आप बता देंगे मुझे। टेराकोटा कला कहां की प्रसिद्ध है? तो कहां की प्रसिद्ध है? मोलेला गांव की। बस उसी को क्या बोलते हैं? मर्ण मूर्तियां, यानी कि मिट्टी से निर्मित मूर्तियां। तो मर्ण मूर्तियों का अभाव जहां रहा है वो स्थान भी आपके कौन सा है? याद रखिएगा, कालीबंगा। और एग्जाम ने ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है कि मर्ण मूर्तियों के लिए वर्तमान का वह प्रसिद्ध स्थान तो कौन सा है? मोलेला। मोलेला अभी क्यों चर्चा में है? ऐसा क्या है वहां पर? तो वहां पर स्थापित किया जा रहा है वर्तमान के अंदर राजस्थान का सबसे नवीनतम शिल्प ग्राम। जैसे राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम तो कौन सा है? हवाला। एक आप यहां पढ़ते हैं जवार कला केंद्र, एक आप पढ़ते हैं पाल ग्राम लूणी जोधपुर ग्रामीण के अंदर, और चौथा जहां होगा वो कौन सा है? मोलेला। ये प्रस्तावित है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट बात। और इसके अलावा आगे लिखिए आप, कालीबंगा की विशेषता। और कालीबंगा की विशेषता में आप 3 बातें लिखेंगे। एक तो कालीबंगा जो सभ्यता है वो याद रखिएगा नगरीय सभ्यता है। अब आप कहेंगे ये नगरीय सभ्यता है, प्रमुख रूप से यदि हम चर्चा करें कि ये नगरीय सभ्यता क्यों है, तो सिंपल सी बात है कि कालीबंगा जो स्थान है वो सिंधु घाटी सभ्यता का ही तो एक भाग है, और सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता है। हमारे भारत के अंदर सभ्यताओं का क्रम उल्टा रहा है। पहले नगरीय सभ्यता आई, सिंधु घाटी सभ्यता, और उसके बाद में आई है ग्रामीण सभ्यता, जिसे आप पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। तो भारत के अंदर सभ्यताओं का क्रम उल्टा है, पहले नगरीय है फिर क्या है? ग्रामीण। इसी प्रकार कालीबंगा किस प्रकार की सभ्यता है? नगरीय सभ्यता। यहां आप कोष्टक में लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल। अब आपको यहां से 2 प्रकार के और क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल
जो बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से बसा हुआ है, तो वो था कालीबंगा। इसी क्वेश्चन को आज वर्तमान के संदर्भ में पूछता है कि राजस्थान का वह नगर जो सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ है। अलग अलग क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो सुव्यवस्थित बसा हुआ था, कालीबंगा। एक क्वेश्चन बनता है कि आज वर्तमान में राजस्थान का वह नगर या शहर जो सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ है, तो वो है जयपुर। वो कौन सा है? जयपुर, जो सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ है। जयपुर की स्थापना कब हुई तो आप सब जानते हैं। कब हुई थी? नहीं, डेट क्या है? पूरा मामला तो डेट का है ना, सन का तो कोई इश्यू नहीं है। 1727 सब जानते हैं। 18 नवंबर 1727 सवाई जयसिंह ने बसाया। क्वेश्चन पूछता है जयपुर नगर की स्थापना का उल्लेख एक ग्रंथ में मिलता है जिसका नाम है बुद्धि विलास। उस ग्रंथ के लेखक कौन है? यह क्वेश्चन पूछ रखा है आपके लाइब्रेरियन में। तो बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं बख्त राम शाह। और वैसे आपको वो तो पता ही है कि जयपुर और जोधपुर दोनों नगरों की स्थापना का उल्लेख कौन सी ख्यात में है? जयपुर और जोधपुर नगरों की जो स्थापना तिथि है ना, उसका उल्लेख कौन सी ख्यात में है? ख्यात क्या होती है? ख्यात एक ख्यात है एक ख्याल है, एक आपका ख्याल है। एक तो ख्याल है ना, वो लोक नाट्य में आप पढ़ते हैं शेखावटी ख्याल, कुचामणी ख्याल। मतलब वो तो क्या है? खेल खेल के साथ संगीत में कला है, वो तो है ख्याल। ख्यात क्या है? ख्यात बांकीदासरी ख्यात नाम सुना आपने कभी? उस बांकीदासरी ख्यात के अंदर जयपुर और जोधपुर नगरों की तिथियों का उल्लेख है। ये क्वेश्चन पूछा गया। और बांकीदास की ख्यात जो है उसके लेखक स्वयं कौन है? बांकीदास। बांकीदास किसके दरबारी थे? अभय सिंह के। और बांकीदास को क्या बोलते हैं? मारवाड़ का बीरबल। पता ही है आपको सब कुछ, आता कुछ नहीं है। तो ये क्या है कि नगरीय सभ्यता। अरे धीरे धीरे याद होगा, ऐसे एक बार में थोड़ी याद होगा। नगरीय सभ्यता। चलिए दूसरी विशेषता लिखिए इसकी। दूसरी विशेषता यह है कि ये एक प्रकार की क्या है? मात्र सत्तात्मक सभ्यता। यानी कि ये जो समाज रहा है ये स्त्री प्रधान समाज है। और तीसरी विशेषता लिखिएगा कि कालीबंगा जो सभ्यता है वो आपके एकल परिवार की सभ्यता है। एकल परिवार, याद रखिएगा ये तीन बातें। अब देखिए एक क्वेश्चन जो आज तक पूछा नहीं गया है, जैसे कि कालीबंगा के उत्खनन का कार्य कितने स्तरों में हुआ, ये क्वेश्चन अभी पूछा है। एक तो बार आरएसएस बोर्ड ने और एक फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछ लिया, दो ही बार पूछा है। एक क्वेश्चन और है कि कालीबंगा के अंदर अंतिम संस्कार करने के कितने तरीके मिलते हैं? तो वो कितने हैं? 3 तरीके। ये लिख लिया आपने। अब यहां पर एक देखो यूनिक सा क्वेश्चन। यूनिक सा ये क्वेश्चन है कि अभी तक हमने जो भी कालीबंगा के बारे में पढ़ा है कि कालीबंगा से ये मिला है, जले हुए चावल मिले हैं, बेलनाकार मोहरे मिली है, हवन कुंड मिले हैं, भाव चित्रात्मक आपकी लिपि मिली है। पाकिस्तान का बिल्कुल एक ऐसा ही शहर है जहां से ऐसे ऐसे अवशेष मिले हैं। इसीलिए एक बार क्वेश्चन पूछा है आरएसएस बोर्ड ने। देखो ऐसे यूनिक से क्वेश्चन आरएसएस भी लेकर आता है और फिर आरपीसी उसकी कॉपी कर लेता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि पाकिस्तान का वह नगर जिसमें कालीबंगा के जैसे अवशेष, साक्ष्य व जानकारी मिलती है वो कौन सा है? तो कोट दीजिए। आगे लिखो, आप अगली लाइन से लिखो। लिखो कालीबंगा के समान साक्ष्य या अवशेष और कहां से मिले हैं? तो याद रखिएगा कोट दीजिए स्थान से। और ये आपके कहां पर है? पाकिस्तान। एक क्वेश्चन
जो कि आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में ही पूछा गया था। वो पूछा गया था ये कि कालीबंगा के उत्खनन का कार्य, एक तो क्वेश्चन बनता है कि कालीबंगा के उत्खनन का कार्य कौन से व्यक्तित्व द्वारा किया गया, तो 3 नाम आते हैं, बीके थापर, बीबी लाल और एमडी खर्रे। लेकिन क्वेश्चन पूछा उसने कि कालीबंगा के उत्खनन का कार्य कौन से विभाग द्वारा किया गया, का कार्य कौन से विभाग द्वारा किया गया था। तो आपको पता होगा जब यह टॉपिक हमने शुरू किया था तो उस समय मैंने आपको 2 विभाग लिखाए थे। कौन कौन सा? एक तो आपको लिखाया था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 के अंदर, शाबाश। और स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। उसी के साथ में एक विभाग आपको लिखाया था राजस्थान पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, जिसकी स्थापना 1871 के अंदर किसने की थी? कार्लाइल ने। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि कालीबंगा के उत्खनन का कार्य जिस विभाग द्वारा किया गया है वो विभाग था आपके कौन सा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली। नई दिल्ली, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल, पूरा बताएं, चिंता मत, ठीक है। सेवक मीना, ये आपको टेक्निकल टीम बताएगी इसके बारे में। ये लिख लिया? तो कालीबंगा के उत्खनन का कार्य कौन से व्यक्ति द्वारा किया गया, तो उस समय 3 नाम। विभाग पूछे तो आपके सामने है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली द्वारा। ठीक है, आगे बढ़े हम। अब यहां कालीबंगा के अंदर जितने भी हमें अवशेष मिलते हैं उनके लिए एक संग्रहालय है जिसका नाम क्या है? कालीबंगा संग्रहालय। ये लाइन लिख ली सभी ने? ठीक है। कालीबंगा संग्रहालय, इसकी स्थापना कब हुई? 1985 टू 86 में। और ये कहां पर है? याद रखिएगा, हनुमानगढ़ के अंदर। कालीबंगा संग्रहालय कहां पर है? हनुमानगढ़ में। चलिए अगली बात, अगली बात देखिए। अब केवल एक बात बची है और वो है आपके कालीबंगा में अंतिम संस्कार। और अंतिम संस्कार या फिर इसे बोल सकते हैं स्वाधान, कितने तरीके से करते थे? तो याद रखिएगा, तरीके हैं 3 प्रकार से। 3 प्रकार से कैसे? देखो, एक तो जो सबसे यूनिक है वो है चिरायु कब्र। एक जो सबसे यूनिक है वो कौन सी बात है? चिरायु कब्र। ये जानकारी और कहीं नहीं मिलती है, केवल कालीबंगा से मिलती है, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के थे। ये क्या है चिरायु कब्र? देखो, एक तो क्या बनाते हैं, ये तो है आपके सामने आयताकार कब्र। ये तो है आयताकार कब्र। इसी के पास में बनाते थे अंडाकार कब्र। सपोज देन कालीबंगा के अंदर जैसे ये कोई डोकरी है, मतलब महिला है कोई, डोकरी का मतलब समझ गए, बुजुर्ग महिला है। जैसे इसकी मृत्यु हो गई तो इस महिला को तो डाल देंगे कौन सी कब्र में? लेकिन इस महिला की जो प्रिय वस्तुएं हैं उसको किस में डालेंगे? अंडाकार कब्र में। इस प्रकार की कब्रें क्या कहलाती है? चिरायु कब्र। तो कैसे लिखोगे इसको?
आयताकार प्लस अंडाकार। इसमें आपको ऐसा लिखना है कि सौ को तो किस में रखते हैं, आयताकार कब्र में, और मृत व्यक्ति की प्रिय वस्तुएं, यहां पर बात प्रिय वस्तुओं की है। ऐसा नहीं है कि कोई जैसे महिला की मृत्यु हुई है, उसका प्रिय उसका पति है, तो उसको पति को डाल दिया अंडाकार कब्र में कि ये इसका प्रिय तो है, ऐसा नहीं है। तो मृत व्यक्ति की जो प्रिय वस्तुएं हैं उसको किस में डालते हैं, अंडाकार कब्र में, अंडाकार कब्र, और ये आयताकार कब्र। तो एक तो है ये तरीका। दूसरा है आपके, वो है आपके आंशिक, या फिर इसे ही बोलते हैं क्लश शवाधान। ये क्या होता है देखो, हाँ, इसके अंदर क्या करते हैं कि जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसके शव को उठाकर गांव के बाहर जो अंगोर होता है ना, अंगोर समझते हो, अंगोर क्या होता है, गांव से बाहर वह भाग जहां पर केवल पशु वगैरह चरने जाते हैं, जहां पर अब ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर धीरे धीरे अतिक्रमण शुरू हो गया है, समझ गए, वो जो इलाका है, यानी कि मंदिर के आसपास का जो भूभाग होता है, तो यहां पर क्या करते थे कि जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसको गांव के बाहर खुले में छोड़ देते थे, पशु पक्षी खाते, और खाने के बाद में जो अस्थियां बचा करती थी, उस अस्थियों को एक कलश में भरकर दफना देते। वो कौन सा समाधान हुआ, आंशिक या कलश समाधान। शव को फिर एक क्वेश्चन पूछो यहां से, ऐसा हमारे राजस्थान का ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसमें उस संप्रदाय के लोगों की मृत्यु पर उसके शव को खुले में छोड़ देते थे? हाँ? शव को खुले में छोड़ देते हैं। और तीसरा क्या है, तीसरा है समाधि या फिर प्रतीकात्मक समाधान, यानी कि दफनाना। बस ये तीन प्रकार से क्या किया करते थे। ऐसा कभी यहां से कोई क्वेश्चन आया नहीं है आज तक, लेकिन जब कोई यूनिक क्वेश्चन बनेगा तो वो ये बन सकता है कि कालीबंगा में कितने प्रकार से अंतिम संस्कार किया जाता था। और ये अंतिम संस्कार है। अंतिम संस्कार कौन सा है, अंतिम संस्कार, कुल संस्कार कितने हैं, 16। याद ही होंगे फिर आपको। तो भाई 16 संस्कार है, जिसमें से एक आप देखते नहीं है, आखिरी वाला। शुरू वाले 3 आपको पता नहीं है। भाई टोटल 16 संस्कार है ना, जिनमें 303 तो आपके जन्म से पूर्व हो जाते हैं, जैसे गर्भाधान, पुष्वन और सीमंतोनयन, ये 3 तो पहले ही हो जाते हैं, और एक आपके अंत में हो जाता है। मतलब आप अपने जीवन काल में कितने होते हैं, 12, वैसे 16 है ही, ठीक है। तो बस ये आपकी बात कंप्लीट हो गई, किसकी, कालीबंगा की। सबसे ज्यादा जानकारी जिस सभ्यता में है वो यही थी, कालीबंगा। बस अब आपके लिए केवल एक काम बचा है, इसको याद करना, बाकी तो कर दिया काम सारा। और सभ्यताओं को जब आप पढ़े ना घर जाकर, तो ऐसा नहीं करना है कि एक ही दिन में सारी सभ्यता पढ़ डालें। एक ही दिन में यदि सारी सभ्यता पढ़ डाली, तो ये जो यहां पर मिल रहे हैं ना बेलनाकार मोहरें, ये यहां से हटेगी और डायरेक्ट जाकर गिरेगी रंग महल में, या फिर गिरेगी गणेश्वर में। तो आपको निश्चित करना है कि एक दिन में मुझे पाषाणकालीन स्थल पढ़ने हैं, फिर ताम्र पाषाणकालीन पढ़ने हैं, फिर कांस्य पढ़ने हैं, और आगे चलकर आपको लोहे युगीन पढ़ने हैं। और ये थ्योरी पढ़ने के बाद में एमसीक्यू सोल्व करने हैं। जैसे कालीबंगा पढ़ी,
पढ़ने के बाद में एमसीक्यू सोल्व करना है, ताकि आपको पता रहेगा कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है इस थ्योरी में से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। बस टॉपिक क्लियर हो जाता है। इजी है जी, दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट है जीके। नहीं, नहीं है क्या? नहीं है? ऐसा क्यों? मतलब इतना विरोध क्यों कि नहीं, मतलब इजी तो नहीं है? अच्छा बहुत ज्यादा फैक्ट है, ये भी है। चलो आगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अगले स्थल के बारे में। एक कालीबंगा हो गया, दूसरा स्थान आप हेडिंग लगाइए। अच्छा एक नोट लगा के लिखिए ना, एक और अच्छा फैक्ट भी तो है अभी। पटवार एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान की प्रथम कालीबंगा किसे कहा जाता है? लिखिएगा, राजस्थान की प्रथम कालीबंगा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राजस्थान की प्रथम कालीबंगा
तो राजस्थान की प्रथम कालीबंगा कहा जाता है सोंती सभ्यता को। और सोंती सभ्यता कहां पर है? बीकानेर, शाबाश। और इसकी खोज भी किसने की थी? याद रखिएगा, अमलानंद घोष ने। और कालीबंगा की खोज भी किसने की थी? अमलानंद घोष। तो चलिए फिर, ये आपके सामने पूरी बात कंप्लीट। लिख लिया? तो ये आपके सामने पूरी कालीबंगा कंप्लीट। अब देखिए, जीके का कोई भी बिंदु हो, कोई भी टॉपिक हो, आप उसे कम से कम 5 बार से ज्यादा पढ़ते हैं ना, तो आपके दिमाग में कुछ बहुत सारी बातें उस सभ्यता से रिलेटेड अपने आप दिमाग के अंदर घुस जाती है। जैसे यहां पर हमने पढ़ा, तो जैसे भी हो आप मतलब बार बार पढ़ेंगे ना तो चीजें हो जाएगी, चिंता मत करो। तो ये आपके कंप्लीट हो गई कौन सी सभ्यता? कालीबंगा। हेडिंग लगाइए, दूसरी एक और कांस्य युगीन सभ्यता जिसका नाम क्या है? रंग महल। जब आपको कोई टॉपिक याद नहीं हो, तो मैं हूं ना, आप पहले देखो, पहले मैं कोशिश करता हूं कि स्टूडेंट अपनी तरफ से प्रयास करे कैसे भी याद करने का। जब कोई टॉपिक याद नहीं हो रहा हो तो मैं हूं यहां, लिखने के तरीके से इजी बना देंगे, पढ़ने के तरीके से इजी बना, कैसे भी हो आपके लिए इजी बना ही देंगे। रंग महल स्थल आपके कांस्य युगीन सभ्यता का दूसरा स्थल। चलिए, इसके बारे में क्या क्या बातें, ज्यादा बातें नहीं है लेकिन जो है बड़ी खास है इसकी। जैसे सबसे पहले यदि हम चर्चा करें तो रंग महल जो स्थल है ये कहां पर है? हाँ ना, ना 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 ना, वो राजमहल है। वो जो आपके दिमाग में आया ना, टोंक वाला, वो कौन सा है? और इस राजमहल की भी अपनी बहुत सारी कहानियां हैं, है ना। राजमहल का युद्ध हो रखा है। राजमहल जो स्थान है वो कौन से खनिज के लिए जाना जाता है? तांबड़ा, गार्नेट जिसे बोलते हैं आप, फिरोजा। और एक राजमहल आपको पता ही है, त्रिवेणी संगम है वहां। कौन कौन सा? बनास, डाई और खारी का। तो वो राजमहल ये कौन सा है? रंग महल, जो कहां है? हनुमानगढ़ के अंदर। कौन सी नदी के किनारे है ये? तो आपको याद रखना है कि हनुमानगढ़ के अंदर तो एक ही नदी है, घग्गर नदी। अच्छा, अगली बात इसकी करते हैं रंगमेल की। तो याद रखिएगा, जब बात करते हैं इसकी खोज वे उत्खनन की, तो ये बड़ी यूनिक बात है। यहां ये स्थान गलती से मिल गया था। हाँ, हमने खोजा नहीं गया, ये गलती से मिला है। मिला भी किसको है? एक महिला को। तो लगाओ श्रीमती हन्ना रेड्डी के निर्देशन में।
यानी कि एक देश है जिसका नाम है स्वीडन। स्वीडन देश का एक दल यहां घूमने आया था, उसी ने यह स्थान खोजा, और किसके निर्देशन में? श्रीमती हन्ना रेड। और यह बात है 1952 से लेकर 54 के मध्य। ये इंपॉर्टेंट। अब देखो, ये तो 3 बातें, और अब इसके अलावा यहां से प्राप्त जानकारी या प्राप्त साक्ष्य ये क्या क्या है। एक तो सबसे यूनिक बात यह है कि यहां से हमें मिट्टी से निर्मित गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है। ये यूनिक बात है यहां की। एक आपको याद रखना है कि यहां से गांधार शैली में निर्मित मूर्तियां मिली है। गांधार शैली में निर्मित मूर्तियां। ऐसे क्वेश्चन देखे हैं कभी? पुराने पेपरों में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि रंग महल स्थल की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो आता है कि यह घग्गर नदी के किनारे है, यह स्वीडन के दल द्वारा खोजा गया स्थल है, यहां से गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है, यहां से मछली पकड़ने का कांटा मिला है। तो मछली पकड़ने का कांटा कहां से मिला है? गणेश्वर से। इस प्रकार। और इसके अलावा यहां से याद रखिएगा 105 मुद्राएं मिली है। ये यूनिक सी बात। और ये जो 105 मुद्राएं हैं ये आपके किससे संबंधित है? कुषाण शासकों से। और कुषाण शासकों में याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कनिष्क। इसके बाद में, यानी कि अभी तो हम सभ्यता पढ़ रहे हैं, सभ्यता के बाद में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जनपद। उस जनपद के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि हमारे राजस्थान का ऐसा कौन सा जनपद था जिसने कुषाणों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था। वो था योध्य जनपद। इसके बाद में हम जनपद पढ़ेंगे आगे। ये लिखो, बस इतनी बातें हैं इसकी। अक्काबद जो बांध है ना, वो परवन बहुउद्देशीय परियोजना के तहत है और वो 12 के अंदर है। ठीक है। हाँ, हो सकता है कि उसका भाग झालावाड़ में ही हो, क्योंकि परवन बहुउद्देशीय जो परियोजना है वो 3 जिलों के लिए है, झालावाड़, कोटा और बारां। बूंदी उसमें नहीं है। ठीक है। क्योंकि जैसे अभी हम क्या पढ़ेंगे कि नवीनतम जब जिले बने हैं, जैसे बिशलपुर परियोजना और बिशलपुर बांध। बिशलपुर बांध अब किस जिले में है? तो अभी भी उसी में है, टोंक में। लेकिन बिशलपुर परियोजना कहां पढ़ेंगे हम? केकड़ी में। बड़ा लोचो, क्या करें। क्वेश्चन 105 मुद्राएं एक तो प्राप्त हुई यहां से, और ये जो 105 मुद्राएं हमें प्राप्त हुई है ये किस शासकों से संबंधित है? कुषाण शासकों से संबंधित है। और कुषाण शासकों में कौन सा? लिख लिया। अब देखो, तो बस इनमें से जो क्वेश्चन आएगा ना वो सबसे खास तो ये होता है, यूनिक है ये सबसे, क्योंकि यहां एक महिला है। और उसके अलावा ये भी एक यूनिक सी बात है, ये भी एक यूनिक बात है। चलो, कुषाणों का संबंध तो फिर भी हम और जगह, जैसे जोधपुरा सभ्यता हमने पढ़ी थी, वहां पर 2 बातें लिखी थी कि वहां पर सुंग वंश के बारे में भी जानकारी मिलती है और किसके बारे में? कुषाण शासकों के बारे में भी। ठीक है। अब देखिए, कांस्य युगीन सभ्यता के ही कुछ स्थल जो कि खोजे गए थे आपके
विभाग द्वारा, कौन सा, देखो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। देखिएगा, ये जो विभाग है ना, इस विभाग द्वारा हमारे राजस्थान में कुछ अन्य कांस्य युगीन स्थल खोजे गए। देखो कौन कौन से, ये विभाग वैसे नई दिल्ली, ठीक है। देखो, एक तो स्थान खोजा गया था 2012 में, एक स्थान इसी विभाग द्वारा खोजा गया है 2015 में। 2012 के अंदर जो स्थान खोजा गया है वो है आपके कर्णपुरा स्थल, और 2015 में इसी विभाग ने जो स्थान खोजा है वो है आपके बिंजोर स्थल। चर्चा करते हैं कि ये दोनों ही कहां कहां है। तो कर्णपुरा जो स्थल है ये तो आज आप देखेंगे वर्तमान में है हनुमानगढ़ में। कहां पर है ये? हनुमानगढ़ में। यदि आपको एग्जामिनर ऐसा पूछ रहा है कि कर्णपुरा स्थल कौन सी नदी के किनारे है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक ही नदी है, कौन सी? घग्गर। ठीक है, कौन सी नदी हो जाएगी? घग्गर नदी। लेकिन यहां आपको पूछा जाए कि बिंजोर स्थल कहां है। देखिए, पहले ये जो बिंजोर है ये गंगानगर जिले का भाग हुआ करता था। आया तो ये किस में करता था? अनूपगढ़ में ही। लेकिन आज आप सभी जानते हैं कि अनूपगढ़ क्या बन गया है? एक नया जिला। तो बिंजोर, अनूपगढ़। और कोई यूनिक बात बता सकते हैं आप बिंजोर की? बिंजोर की कोई और यूनिक बात जो आपको सबसे अलग करेगी, यहां से इस क्लास में सबसे अलग करेगी आपको? कल, यस, शाबाश। बिंजोर गांव के अंदर लैला मजनू की मजार बनी हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शाबाश। और ये जो बिंजोर है ना, ये कौन सी नदी के किनारे है? याद रखिएगा, घग्गर नदी के किनारे। और इनकी कोई बातें नहीं है, बस याद ये जरूर रखना है आपको कि ये किस विभाग द्वारा खोजे गए हैं? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जो कि आपके कहां पर है? नई दिल्ली। इस विभाग की स्थापना कब हुई है? कब हुई है? कनिंघम द्वारा। ठीक है, उतारिए। तो कांस्य युगीन जो सभ्यता विकसित हो रही है ना हमारे राजस्थान में, आपने एक चीज नोट की होगी कि जैसे कालीबंगा स्थान हमने पढ़ा, जैसे सोंती स्थान हमने पढ़ा, जैसे आप कर्णपुरा लिख रहे हैं, जैसे आप बिंजोर लिख रहे हैं, ये सब के सब स्थान जो है वो उत्तरी राजस्थान में है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में, सोंथी बीकानेर में, कर्णपुरा फिर हनुमानगढ़ में, बिंजोर आपके कहां है? अनूपगढ़ में, रंगमेल कहां है? हनुमानगढ़ में। मतलब उत्तरी राजस्थान के अंदर आप देख रहे हैं किसका? कांस्य युगीन सभ्यता, सारे के सारे। एक स्थान और बचा है, कौन सा? एक और स्थान लिखाया था आपको, बरोर क्षेत्र। कौन सा? बरोर। बरोर पहले गंगानगर का भाग था। आज हम बरोर को पढ़ते हैं किस जिले के अंदर? अनूपगढ़ में। ठीक है, तो ये लिख लिया। इसके बाद में बस एक स्थल आपको और पढ़ना है इस कांस्य युगीन सभ्यता में, और वह है बरोर क्षेत्र। लिखे हम आगे, चलिए। तो इनसे कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो ये कहां है और किस विभाग द्वारा खोजे गए हैं और कब खोजे गए हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे चलूं मैं। नेक्स्ट, अगला जो है वो है आपके बरोर स्थल। लिखिएगा, बरोर।
आखिरी में हम मैप के माध्यम से आपको राजस्थान में जितने पुरातात्विक स्थल हैं वो एक साथ में लिखा देंगे। पहले वो लिख लेते हैं जिनमें कुछ ना कुछ बात है। जैसे बरूर स्थल की हम बात करते हैं, तो अब ये कहां है आपके, याद रखिएगा, अनूपगढ़ में। नदी कौन सी हो जाएगी, घग्गर। इसकी खोज या उत्खनन जो हुआ है वो 2003 के अंदर इसी विभाग द्वारा किया गया। यहां पर कुछ यूनिक सी बात है, जैसे ये जो स्थान है यहां से आपको लाजवर्द के मनके मिले हैं। मनके क्या होते हैं, मनके क्या होते हैं, मिट्टी के, वो मिले हैं। लेकिन ये मनके कहां से संबंधित हैं, ये संबंधित है अफगानिस्तान से। तो बहुत यूनिक सा क्वेश्चन बनता है यहां से कि राजस्थान का वह स्थल जहां से लाजवर्द मनके जो कि अफगानिस्तान से संबंधित है, कहां से मिलते हैं, बरोर से। बाकी यहां से 8000 मनके मिले हैं और ये किससे निर्मित हैं, शेल खेड़ी से। मिट्टी बस उतार लीजिए, और इनकी कोई बात नहीं बरोर स्थल की। हाँ, नकद सिंह कल टेस्ट कितनी बजे होगा तो देख लो, टीम बता देगी आपको। ऐप पे पता चल जाएगा आपको। वैसे हमेशा ही होता है हर संडे को, तो आपको आइडिया होगा थोड़ा थोड़ा तो। लिख लिया। तो अब हम जो पढ़ेंगे, तो ये तो हो गए आपके सारे कांस्य युगीन स्थल, ठीक है, जिनके बारे में कुछ कुछ बातें आप पढ़ते हैं और आपके एग्जाम में यहां से आ जाता है भाई। और कितना स्थान लिखा है आपको, पाषाण काल में इतने लिखा है, ताम्र पाषाण काल में लिखा है, कांस्य युगीन में लिखा दिए। अब आपको आगे और लिखाने हैं, लोहे युगीन सभ्यता। ऐसे ही तो क्रम चला है यहाँ। पहले पत्थर थे, पत्थर के बाद में पहली बार धातु तांबा आई, तांबे में टिन मिला दिया तो कांसा बन गया। फिर आगे चलकर जो धातु हमें मिली वो मेनली कौन सा, लोहा। इसी ने दंगे करवाए हैं सारे, क्योंकि सारे उपकरण फिर लोह से बनने लगे, तो खेती थोड़ी ज्यादा गहरे में होने लगी। गहरे में होने लगी मतलब जो खेती हम किया करते थे वो ज्यादा उत्पादित होने लगी, ज्यादा होने लगी, पैसा ज्यादा आया, पैसा ज्यादा आया तो सुरक्षित रखने के लिए हथियार बने, और हथियार बने तो माताफोड़ी हुई। इसी बाद में आप लोहे युगीन सभ्यता के अंदर ही आप राजवंशों की शुरुआत पढ़ते हैं। चलिए लिख लिया। अब आप हेडिंग डालिए लोहे युगीन स्थल। लोहे युगीन स्थल। और लोहे युगीन जो स्थल है वो कौन कौन से हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो बेराट। बेराट के बारे में तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सत्य प्रकाश। उन्होंने एक कथन कहा था, उन्होंने कहा था कि हमने हड़प्पा और मोहनजोदारो को जो खोया है, बेराट मिलने से हमने उससे ज्यादा प्राप्त कर लिया है। क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदारो पाकिस्तान में चला गया ना, तो फिर हमारे पास में कुछ बचा ही नहीं। तो सत्यप्रकाश जोशी ने कहा था कि वो खो जाने से, लेकिन बेराट के मिलने से हमें सब कुछ मिल गया। क्योंकि बेराट ऐसा स्थल है जहां से हमें पाषाण काल से लेकर मुगल काल तक जानकारी है, जिसके अंदर पाषाण काल, फिर आप और पढ़ेंगे मौर्य काल, उनके साक्ष्य, बौद्ध धर्म से संबंधित साक्ष्य, यहां पर आगे हम और पढ़ेंगे मुगलों से संबंधित जानकारी संपूर्ण रूप से।
तो एक तो स्थल हमें पढ़ना है कौन सा, बेराट। दूसरा और मेनली जो स्थल है वो है आपके रेड। रेड स्थल जो है ये आपके प्राचीन भारत का टाटा नगर है, ठीक है, क्योंकि यहां से हमें सर्वाधिक लोहे की भंडार मिले हैं। तो बेराट तो कौन सी नदी के किनारे पड़ेंगे हम, बाणगंगा नदी के किनारे। और रेड सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पड़ेंगे, हाँ ढील, शाबाश। जहां पर ये नाम खत्म हो रहा है ना, वहीं से उस नदी का नाम शुरू हो रहा है, रेड ढील, ढील नदी। ट्रिक नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं अब मजा आया आप ट्रिक में पढ़ाएंगे, नहीं। बेराट, रेड, एक और सबसे प्रसिद्ध जो सभ्यता है वो है आपके कौन सी, नोहे सभ्यता। नोहे सभ्यता जिसको हमें पढ़ना है कौन सी नदी के किनारे है, तो आपको पता ही है, भरतपुर। नहीं वो तो जिला हुआ ना, नदी कौन सी हुई, रूपारेल, सुना है ना। चलो फिर इसके बाद में आप एक स्थान, ये भी ठीक है, इसके बारे में लिखना तो क्या है, बट ये स्थान पूछा जाता है, नलियासर। कहां है नलियासर, नलियासर कहां है, आप में से कौन बताएगा, हाँ कहां है नलियासर। नलियासर ये रही सांभर, सांभर जयपुर ग्रामीण में। पूछा जाता है ना नलियासर मस्जिद कहाँ है, सांभर में। नहीं पूछा नहीं पूछा था, पूछा जाता है। आप तो ऐसे शक की दृष्टि से देखने लगे। एक स्थान है इश्वाल, उदयपुर के अंदर हम पढ़ेंगे, औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। एक स्थान है आपके सुनारी, है ना, सोनारी स्थल जो आज वर्तमान के अंदर किस जिले में है, नीम का थाना, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे है, तो आप सब जानते हैं कांतली नदी, यस ये तो याद है शेखावटी में। बस ये हमें पढ़नी है लोहे युगीन सभ्यताएं, जिसमें मेनली बेराट इंपॉर्टेंट है, सुनारी और खास है, रेड है और नोहे सभ्यता है। इनसे रिलेटेड कभी ना कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो इन लोहे युगीन सभ्यताओं में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बेराट। देखो मेनली जो सभ्यताएं है ना वो तो चार है केवल, गणेश्वर, आहाड़, कालीबंगा और बेराट। लेकिन आजकल एग्जाम में इन चार को छोड़ के पूछता है सबसे, मतलब बाकी वाले भी इंपॉर्टेंट है। हाँ वो जिस जिसके एग्जाम में जो है पकड़ लो उसको। चलिए हेडिंग डालें, तो हेडिंग डालिए, ये लिख लिया ना सभी ने, सभी ने। अब इनमें से कोई क्वेश्चन ऐसे बनेगा ना डायरेक्ट, तो वो ये बन सकता है कि निम्न में से वह स्थल जो लोहे युगीन स्थल नहीं है, और यहां पर आपके सामने ऑप्शन बेराट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आ जाए तो ठीक है, आपकी किस्मत है, और आपकी किस्मत कितनी अच्छी है ये आप जानते हैं। तो एक तो इस वाला ऑप्शन में आ जाएगा, एक इधर से सुनारी दे देगा, एक इधर से नोहे दे देगा, और एक स्थान देगा आपको कर्णपुरा। कर्णपुरा ही तो देगा, कालीबंगा थोड़ी देगा वो, ताकि आप कांच से युगीन कर दें। क्या देगा, कर्णपुरा, ठीक है। चलिए इनमें से आप हेडिंग डालिए, सबसे पहले बेराट, बेराट स्थल। सबसे पहले बेराट स्थल के बारे में सामान्य सी जानकारी। सबसे पहले ये कहां है, तो कोटपुतली में। कोटपुतली आज कहां है, तो आप सब जानते हैं कि ये स्वयं एक जिला है, कोटपुतली बेहरोड, ठीक। ये आपके कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है, तो याद रखिएगा बाणगंगा नदी, ठीक है। और अब देखो यहां पर विशेष बात, जहां से क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, लिखना आपको बाद में है थोड़ी सी, ये 4-5 बातें, ठीक है। बोर्ड पर देखो आप, देखो बेराट स्थल से जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने
चार बड़े आंकड़े हैं 1837, 1871 टू 72। अगला आंकड़ा है आपके सामने 1936 और अगला है 1962। क्या है खास ये चार बातें, वो देखो बस। देखो, बेराट स्थल से पहली बार किसी व्यक्ति द्वारा यदि कुछ खोजा गया है तो वो बात है 1837 में, और व्यक्ति का नाम है कैप्टन बर्ट। क्या नाम है? कैप्टन बर्ट। बेचारे का नाम तो रॉबर्ट था, रो डिलीट हो गया, पीछे केवल क्या बचा? बस बर्ट। तो कैप्टन बर्ट ने, याद रखिएगा, एक पहाड़ी है जिसका नाम है बिज्जक की पहाड़ी। तो कैप्टन बर्ट ने बिज्जक की पहाड़ी से भाबरू शिलालेख की खोज की थी। याद रखिएगा। तो कैप्टन बर्ट ने तो कौन सा शिलालेख खोजा था? भाबरू शिलालेख। बाद में यह पता चला था कि ये जो भाबरू शिलालेख है ये कौन सी पहाड़ी से मिला है। तो क्वेश्चन पूछा गया था आरएसएसबी बोर्ड ने कि बिज्जक की पहाड़ी की खोज किसने की? तो याद रखना है, दयाराम साहनी ने। वापस ध्यान दो, कैप्टन बर्ट ने 1837 में केवल क्या खोजा था? भाबरू शिलालेख। बाद में दयाराम साहनी ने 1937 में बिज्जक की पहाड़ी की खोज की। तो पता चला कि कैप्टन बर्ट ने जो भाबरू शिलालेख खोजा है ना, वो जिस पहाड़ी से मिला है उस पहाड़ी का नाम क्या है? बिज्जक की पहाड़ी। समझ में आया? क्या बात, एक ही बार में या ऐसी भावना में बेगे ना 1936 इसने तो खोज के बताया कि भाई ये शिलालेख है। दयाराम साहनी ने यह बताया कि आपने ये जो शिलालेख खोजा है ना, ये पहाड़ी है एक, इसका नाम बिज्जक की पहाड़ी है। हाँ, 37 में। आगे देखो, 1871 और 72 में क्या है? तो एक व्यक्ति जिनका नाम है कार्लाइल, इसी कार्लाइल ने भीमसेन पहाड़ी से अशोक का दूसरा शिलालेख खोजा। तो फिर आपके जहन में आएगा कि सर पहला फिर किसने खोजा? तो पहला कैप्टन बर्ट ने जो खोजा है ना, ये सम्राट अशोक का ही शिलालेख है, जिसका नाम क्या है? भाबरू शिलालेख। ठीक है। तो कैप्टन बर्ट ने बिज्जक की पहाड़ी से भाबरू शिलालेख, जबकि कार्लाइल ने भीमसेन पहाड़ी से दूसरा शिलालेख। आपको पूछा भी यही जाएगा कि दूसरा शिलालेख, क्योंकि इसका नाम तो बहुत है। जैसे खोजा गया भाबरू शिला, भाबरू वो एक जगह है, ठीक है, इसलिए उसका नाम क्या है? भाबरू शिलालेख। भाबरू शिलालेख मिलेगा कहां से? वर्तमान के अंदर ये कहां रखा हुआ है? कलकत्ता में। इसीलिए भाबरू शिलालेख का दूसरा नाम है बेराट कलकत्ता शिलालेख। मिला बेराट से, रखा आज कहां है? वर्तमान में कलकत्ता। ये सबसे यूनिक क्वेश्चन बनता है कि बेराट से कैप्टन बर्ट द्वारा खोजा गया भाबरू शिलालेख वर्तमान में कौन से संग्रहालय में रखा हुआ है? पहला ऑप्शन आएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, नई दिल्ली। जबकि कहां है? वो एक विभाग है। अब देखो 36 में क्या हुआ। 36 के अंदर, हाँ बिल्कुल शाबाश, दयाराम साहनी ने बेराट स्थल की खोज की। जैसे हमने पढ़ा है ना कि कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। उसी प्रकार बेराट स्थल की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने।
62 के अंदर क्या हुआ था, तो याद रखिएगा 62 में यहीं पर नील रतन बनर्जी वे कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा, कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा बेराट में उत्खनन का कार्य किया गया। ये लो 4 बातें। अब ठीक लग रहा है काफी? ये एक साथ में 4 बातें आपको लिखनी है। याद भी इसको कुछ इस प्रकार से ही करना है ताकि कोशिश यही रहे कि आपको एक बार में याद हो जाए। हाँ, प्रीतम सिंह, ये तो आपको बताएंगे सर, बताएंगे, ठीक है। हाँ, आप कोष्टक में लिख लो, जिला लिख लो, कोटपुतली बहरोड लिख लो, बाकी कोटपुतली से आप समझ आएंगे। तो वैसे भी कोटपुतली जो बहरोड जिला है ना, ये आपके एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थान जो थे ना, वो अब इसी जिले में है। चाहे वो आपके निमोचना हत्याकांड हो, चाहे आपके निमराना बावड़ी हो, चाहे ये बेरार सभ्यताएं हो, ये सब की सब किस जिले में चली गई? कोटपुतली बहरोड में। ये, हाँ, बेराट, बेराट स्थल को खोजा। हाँ, मतलब इन्होंने बेराट खोजा और फिर इन्होंने बताया कि बेराट में बीजक की पहाड़ी है, बेराट के अंदर आपके भीम डूंगरी है, और बेराट के अंदर ही आपके महादेव और गणेश डूंगरी। मैं लिखूंगा आगे और लिखूंगा, ठीक है। ये लिख लिया। तो ये सारी 4 बातें बड़ी खास है इसकी, 1837, 71, 72, 36 और 62।
लिख लिया ना सबने? आगे बढ़ू मैं? तो देखो, यहां पर हमने कैप्टन बर्ट, कार्लाइल, दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के बारे में चर्चा की। अब हम ये चर्चा करते हैं कि हम जो बेराट स्थल पढ़ रहे हैं, ये बेराट, एक तो आपको ये याद रखना है कि ये जो बेराट है इसका प्राचीन नाम क्या है? तो आपको नाम याद रखना है विराट नगर। इसका प्राचीन नाम क्या है? विराट नगर। इसी विराट नगर के राजा विराट थे, जिनके पास में पांडवों ने अपना 1 वर्ष का ज्ञातवास व्यतीत किया था। ये वही विराट नगर है। ठीक है। ये जो बेराट स्थल है, इसके यदि हम समय की बात करते हैं तो इसका समय रहा है 600 बीसी से लेकर 322 बीसी। बीसी मतलब ईसा पूर्वी। और याद रखिएगा, इसी बेराट स्थल सवाई, चलो आगे लिखूंगा, ये सवाई राम सिंह वाली बात आगे लिखो। ये लिखो, आप 2 बातें लिखो। और इसके अंदर लिख लो कि बेराट जो स्थल है, इसके अंदर जो जानकारी मिलती है ना, वो आपको पाषाण काल से लेकर मुगल काल तक, पाषाण काल से लेकर मुगल काल तक जो जानकारी मिलती है वो इसी बेराट स्थल से मिलती है। इसीलिए सत्यप्रकाश जोशी ने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदारो से जो खोया है बेराट से, उससे ज्यादा हमने पा लिया है। रवीना कुमारी, बीसी क्या है? बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्वी। आप उससे पिछली वाली क्लास देखेंगे ना, तो वहां पर मैंने आपको बीसी और एडी, एनो डोमिनी, जिसे आप ईस्वी बोलते हैं, इन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि ये कैसे है, किस प्रकार से है। ठीक है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा ये करते हैं कि हमें बेराट से क्या क्या प्राप्त हुआ है। चलिए, सबसे पहली बात लिखिएगा, जहां से 1 लाइनर क्वेश्चन आता है, पहाड़ी। यहां से बेराट से हमें 3 प्रकार की पहाड़ी मिली है। एक, बिज्जक की पहाड़ी। दूसरी है भीम डूंगरी। फिर है महादेव डूंगरी। और एक है गणेश डूंगरी। अब इन तीनों से ही हमें कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है। जैसे अभी तक जितने भी स्थल हमने पढ़े हैं ना, उनमें कहीं पर भी हमने किसी देवता के बारे में चर्चा नहीं की है। देवता, एक लोक देवता, दोनों अलग अलग होते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में सर्वप्रथम वह स्थल जहां से हमें गोल चैत्य मंदिर की जानकारी मिलती है, यानी कि एक गोल मंदिर बना हुआ है, वो यही डूंगरी है।
भीम डूंगरी पर हमें एक जल कुंड मिलता है जिसका नाम है भीमलत जलाशय। भीम ने लात मारी और एक कुंड बना, वो है भीमलत जलाशय। और बिज्जक की पहाड़ी से हमने पढ़ा था कि कैप्टन बट ने क्या खोजा है, भाबरू शिलालेख। लेकिन क्वेश्चन तो डायरेक्ट ऊपर से यही हुआ अभी, भीम डूंगरी बेराट। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये सारी, अच्छा ऐसे नहीं, बट नाम से लगता है कि भीम लत, लात भी मार सकता है, उसका भरोसा नहीं है कुछ। कुंड बन गया था पानी का, बिल्कुल। तो ये जो गणेश डूंगरी है, महादेव डूंगरी है, भीम डूंगरी है, बिज्जक की पहाड़ी है, ये सब के सब कहां से हैं, आपके बेराट से। तो डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन तो यही हुआ कि निम्न में से वह स्थल जहां से बिज्जक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी या फिर गणेश डूंगरी के अवशेष या जानकारी मिलती है, तो आपके बेराट। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बिज्जक की पहाड़ी। बिज्जक की पहाड़ी की जो खोज है वो किसने की है, दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने। इसी बिज्जक की पहाड़ी से हमें एक शिलालेख मिला है जिसका नाम क्या है, भाबरू शिलालेख। और ये जो भाबरू शिलालेख है, ये भाबरू शिलालेख किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा मौर्यकालीन या मौर्य कालवे बौद्ध धर्म से। आप कहेंगे कैसे, तो सबसे पहली बात तो यह है कि यह भाबरू शिलालेख किसका है, तो सम्राट अशोक। दूसरी बात यह है कि ये जो भाबरू शिलालेख है, इसी के अंदर बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न है ना, उनकी जानकारी है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, ये आप बता सकते हैं कौन कौन से हैं बौद्ध धर्म के 3 रत्न? कौन है जो बनेगा आज का? हाँ, यस यस यस। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं, याद रखिएगा, बुद्ध, धम्म, व संघ। ये जानकारी भी इसी शिलालेख से मिलती है। आज वर्तमान के अंदर ये जो शिलालेख है ना, ये आज कहां रखा हुआ है, तो याद रखिएगा कलकत्ता संग्रहालय में। और इसीलिए इसका अन्य नाम क्या हो गया है, अब इसका अन्य नाम हो गया है बेराट कलकत्ता शिलालेख। ये बार बार शिलालेख लिख रहे हैं, ये शिलालेख का मतलब क्या है, शिलालेख की डेफिनेशन क्या है? हाँ, जैसे एक शब्द सुनते हैं ना आप, अभिलेख। अभिलेख का तात्पर्य होता है किसी भी कठोर धातु, जैसे पत्थर, जैसे अन्य तांबा, जैसे लकड़ी, इस पर जो लेख लिखे जाते हैं वो अभिलेख कहलाते हैं। तो पत्थर पर लिखे हुए लेख कहलाए शिलालेख, लकड़ी पर लिखे हुए लेख कहलाते हैं काष्ठलेख, हाँ, तांबे पर लिखे हुए लेख क्या कहलाते हैं, ताम्बर लेख। तो फिर मुझे इतना बता दीजिए कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, एपिग्राफी। तो ये लिख लीजिए फिर, पहली बात बिज्जक की पहाड़ी की, ठीक है। और ये भाबरू शिलालेख किसने खोजा, तो ये मैंने आपको पहले लिखा दिया, 1837 के अंदर कैप्टन बट द्वारा खोजा गया। फिर लिख लो, भीमलत जलाशय, और एक लिख लो गोल
चैत्य मंदिर। महादेव और गणेश डूंगरी से मंदिर प्राप्त हुआ और भीम डूंगरी से भीमलत जलाशय प्राप्त हुआ। बस इतनी सी बात लिखनी है। तो ये तो इन पहाड़ियों से संबंधित और अन्य विशेष और जानकारी हो गई। लिख लिया। हम्म। भीम डूंगरी से भीमलत जलाशय और ये बाकी वाली जो महादेव और गणेश डूंगरी है गोल चीज। जैसे यहाँ जयपुर में कौन सी डूंगरी है? और ये तो मोती डूंगरी है। वहां पर मंदिर बना हुआ है ना गणेश जी का। अंदर से सोने से बना हुआ है क्या? फिर लिख लिया ये। तो ये तो बात हुई इन डूंगरी और पहाड़ी से। अब देखो, अब हम चर्चा करते हैं कि यहां से हमें बौद्ध धर्म से संबंधित क्या जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी देखिए, इसी बेरार से हम जब चर्चा करते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी की, तो याद रखिएगा पहली बात तो कि जयपुर के एक राजा थे जिनका नाम था सवाई राम सिंह सेकंड। सवाई राम सिंह सेकंड ने अपने किलेदार द्वारा यहां बेराट का उत्खनन करवाया था। तब यहां पर एक स्वर्ण मंजूषा मिली थी। स्वर्ण मंजूषा का मतलब एक कलश मिला था और उसी कलश में गौतम बुद्ध की अस्थियां थी। यहां कैसे आई अस्थियां? क्योंकि गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो उनके पूरे शरीर को 8 भागों में बांटा गया था, पता है ना।
वो एक यहां आ गया गलती से। हम्म। सवाई राम सिंह सेकंड के समय बेराट से उत्खनन के तहत क्या मिली? एक स्वर्ण मंजूषा, यानी कि कलश मिला। अब इसको ऐसा यूनिक सा नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि इस कलश में गौतम बुद्ध की अस्थियां थी। स्वर्ण मंजूषा मिली और इसके अंदर क्या थी? गौतम बुद्ध की अस्थियां। गौतम बुद्ध के नाम से यदि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो वो एक ही है, वो है बुद्ध पूर्णिमा। कब आती है बुद्ध पूर्णिमा? ठीक है, वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ, इनको महाज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को हुई, इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा को हुई। इसीलिए क्या मनाते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। और इसे ही क्या बोलते हैं? पिंपल पूर्णिमा। क्योंकि गौतम बुद्ध को जिस पेड़ के नीचे महाज्ञान की प्राप्ति हुई, वो महाज्ञान ऐसे प्राप्त नहीं होता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती। आप जो ये कर रहे हैं ना, ये तपस्या है, आगे चलकर आपको महाज्ञान की प्राप्ति होगी। और आपके महाज्ञान की प्राप्ति का मतलब है, कोष्टक में लिख लो, नौकरी। हाँ, गवर्नमेंट जॉब, यही तो है, बस महाज्ञान की प्राप्ति है। एक तो ये विशेष बात है। इसके अलावा याद रखना है कि यहां से हमें बौद्ध मठ, हमें यहां से बौद्ध स्तूप, हमें यहां से बौद्ध विहार प्राप्त हुए हैं। अब देखो यहां पर थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। ये जो मैंने लाइन लिखी है कि यहां से बौद्ध मठ प्राप्त हुए हैं, बेराट से बौद्ध मठ प्राप्त हुए हैं, ये जानकारी देने वाला जो व्यक्ति है वो है आपके एक चीनी यात्री जिसका नाम है हैंगस्वांग। ये जानकारी किसने दी है? हैंगसांग, जो कि एक क्या है? आपके चीनी यात्री है ना, हैंगसांग है ना, जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था, ये वही है। दो ही तो चीनी यात्री प्रसिद्ध हुए हैं, एक तो है हैंगसांग, एक है फायान। और इसकी एक पुस्तक भी है जिसका नाम है सीयू की। सीयू की। तो फायान की पुस्तक कौन सी है? फूको की। इसकी है सीयू की, उसकी है फूको की। अब देखो एक क्वेश्चन और आता है कि इसी हैंगशांग ने बेराट को क्या नाम दिया था? आपकी तरह बहुत छोटा सा नाम दिया था इन्होंने, बेचारों ने बहुत छोटा सा नाम दिया। हैंगशांग ने बेराट को, ये लो आपकी तरह बहुत अच्छा नाम, इन्होंने बेराट को कहा था पोर लिए तो ली, नहीं बोलता तो भी ठीक ही था, लेकिन बेराट को क्या नाम दिया था? वाह, बस ये आज बोलना है आपको बार बार, ये नाम किसने दिया? हैंग्स। जैसा ये वैसा ये नाम।
हाँ, जैसे अब देखो कुछ भी है। अब एक क्वेश्चन यहां और बनता है यूनिक सा, कि ये जो बौद्ध मठ है ना, इन बौद्ध मठों को किसने नष्ट किया था? तो याद रखिएगा, बेराट के अंदर जो बौद्ध मठ थे वो हूण शासक मिहिरकुल द्वारा नष्ट कर दिए गए। किसके द्वारा? मिहिरकुल। हूण एक विदेशी जाति है, पता है ना? जैसे आप पढ़ते हैं ना कि हमारे भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कौन सा है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कौन सा? फर्स्ट, सेकंड, मौर्य, बहुत सारे में। चंद्रगुप्त मौर्य वेडिंग टू हेलना, ये भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह है। राजस्थान का? तो आप पढ़ते हैं राजस्थान का जो प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह है वो है अलट वेडिंग टू हरिया देवी। वो हरिया देवी हूण राजकुमारी है। ये पढ़ते हैं, हूण एक विदेशी जाति है, ये लिखिए। अब इसके अलावा बेराट से हमें जो पढ़ना है वो एक तो यहां से जो 36 प्रकार की मुद्राएं मिली है उनके बारे में पढ़ना है। 36 प्रकार की मुद्राओं को हमें 3 भागों में बांटना है। 36 में से 8 तो है आहत या पंचमारक मुद्राएं, जो कि पंच करके बनाई जाती थी, आहत करके। वो हमारे राजस्थान की प्रथम मुद्रा कहलाती है, ठीक है, सम्राट अशोक द्वारा शुरू की गई थी। 36 में से 8 तो वो हो गई, पीछे बची 28। 28 जो है वो इंडो ग्रीक है। इंडो का मतलब हम हो गए हिंदू, और ग्रीक का मतलब यूनानी। तो एग्जामिनर पूछेगा हिंद यूनानी सिक्के कहां से मिले थे? बेराट से। वो कितने हैं? 28। उस 28 में से 16 जो मुद्राएं हैं वो राजा यूनानी है जिसका नाम है मिनांडर, उसकी मुद्राएं हैं। और वो 16 मुद्राएं हमें मिली है सूती वस्त्र के कपड़े में लिपटी हुई। इसीलिए हमने पहले भी पढ़ा था कि हाथ से बुना हुआ सूती वस्त्र कहां से मिला था? बालाथल से। और अन्य सूती वस्त्र मिलेगा यहां से। ये पढ़ेंगे हम कल।